आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी का जो पाठ्यक्रम है आधार, उसमें जो संकलित विषय बिंदु है अभिव्यक्ति और माध्यम से कार्यालयी लेखन, उसके बारे में बच्चों आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, ये जो विषय है ये प्रासंगिक है और जैसा कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति का किसी न किसी कार्यालय से, दफ्तर से या एक दफ्तर का दूसरे दफ्तर से संबंध रहता है, तो उसके लिए उन्हें पत्र व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, हम पहले जानने का प्रयास करें कि पत्र क्या होते हैं। जो पत्र के बारे में जो परिचय है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो मनुष्य है सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। वह अपने भावों, सूचना और विचारों को एक दूसरे तक संप्रेषित करना चाहता है, उनको पहुंचाना चाहता है। इस कार्य हेतु वह विभिन्न प्रकार के जो साधन हैं, विधाएं हैं, उनका प्रयोग करता है, उपयोग करता है। उनमें से पत्र लेखन जो है कला, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने इच्छित व्यक्ति से, जिससे उसको अपने विचारों को, भावनाओं को संप्रेषित करना चाहता है, उससे वह अपनी बात बहुत आसानी से कह सकता है। इसके अलावा आज का दैनिक जीवन जो है, डेली लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, जटिल हो गई है। मनुष्य को सरकारी, गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं आदि से संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। इस कार्य में पत्र हैं बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। बच्चों, हम बात करें कि पत्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो पत्र हैं जो अनेक प्रकार के होते हैं वैसे, लेकिन विषय, संदर्भ, व्यक्ति और स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के पत्रों का जो लेखन का तरीका है वो भी अलग अलग होता है। मोटे तौर पर जो पत्र हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर और औपचारिक फॉर्मल, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर। अब बच्चों, इनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? ये जो अनौपचारिक इनफॉर्मल पत्र हैं, लेटर हैं, वो जिनसे हमारे इनफॉर्मल रिलेशन होते हैं उनको हम लिखते हैं। जैसे कोई नज़दीकी रिश्तेदार है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमारे क्लोज, इंटीमेट रिलेशन है, घनिष्ठ संबंध है, उनसे हम लिखते हैं। और या फिर कोई पारिवारिक जो संबंध है उनको, या अपने फ्रेंड, मित्र को। तो ये जो पत्र हैं हमारे जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं या फिर घनिष्ठ संबंध वाले व्यक्तियों को लिखे जा सकते हैं। इन पत्रों को हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों की विषय वस्तु निजी होती है, घरेलू होती है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्णय होता है कि संबंध किस प्रकार के, अपने से बड़े हैं, बराबर के हैं या छोटे हैं। और इन पत्रों की भाषा शैली में कोई फॉर्मेलिटी या औपचारिकता नहीं होती और इनमें आत्मीयता, अपनापन का भाव होता है। बच्चों, दूसरा प्रकार है इसका औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर। इस तरह के पत्रों में एक निश्चित शैली, स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्र हो गए, गैर सरकारी संदर्भ में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने जो पत्र हैं उन सबको हम औपचारिक पत्र कहा जाता है। चाहे हम सरकारी पत्र भेज रहे हैं, चाहे गैर सरकारी पत्र भेज रहे हैं, या फिर फॉर्मली हमको जो लेटर लिख रहे हैं, वो सब औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। इनमें व्यावसायिक पत्र हैं, कार्यालय पत्र हैं, सामान्य जनजीवन के संदर्भ में लिखे जाने वाले जो पत्र हैं वो भी इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। बच्चों, हम बात करें थोड़ा औपचारिक पत्रों के बारे में और विस्तार से बात करें। जो औपचारिक पत्र हैं जैसे कि सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले जो पत्र हैं, इनकी जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, वो प्रशासन का, कार्यालय या कारोबार से संबंधित होती है। इनकी भाषा शैली का स्वरूप निश्चित होता है, पैटर्न निश्चित है कि किस तरह इसको लिखा जाना चाहिए। इसका प्रारूप भी प्राय निश्चित ही होता है। सरकारी कार्यालय हो गए, बैंक है या फिर कोई व्यावसायिक संस्थान है, उनके द्वारा किए जाने वाला जो पत्र व्यवहार है वो इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। और हम देखा जाए तो इसमें जो हम विभिन्न प्रकार के जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में हम रोजगार पाने के लिए आवेदन पत्र करते हैं वो भी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, इसके बाद आता है सामान्य जीवन व्यवहार तथा अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। ये ऐसे पत्र हैं जो हम किसी परिचित या अपरिचित व्यक्ति को या विभिन्न क्षेत्रों से संबंध अधिकारियों को लिखते हैं, शिकायत करते हैं और इनकी जो विषय वस्तु है वो आम व्यक्तियों के जीवन से संबंधित होती है।
इनके प्रारूप में भी स्थिति और संदर्भ के अनुसार काफ़ी परिवर्तन हुआ है। इनके इस जो वर्ग के अंतर्गत शुभकामना पत्र हैं, बधाई पत्र हैं, निमंत्रण पत्र हैं, शोक संवेदना पत्र है, शिकायती पत्र है, समस्या मूलक पत्र है या संपादक के नाम जो पत्र हैं वो आते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं अब इसका जो एक सेगमेंट है कार्यालय पत्र, कि कार्यालय में जो हम इस्तेमाल में लाते हैं वो पत्र किस प्रकार के या कैसे लिखे जाते हैं। तो बच्चों, सरकार जो है, सरकार को सुचारू रूप से नियमित रूप से चलाने के लिए अनेक सारे डिपार्टमेंट होते हैं और उन विभागों का कार्य फाइलों के जरिए होता है, क्योंकि वर्बल कार्य की जो अगर हम मौखिक रूप से कार्य करेंगे उसका कोई सबूत प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए वो सारा कार्य लिखित रूप में फाइलों के माध्यम से होता रहता है। विभाग जो हैं कई अन्य तरह से अन्य विभागों और उनसे संबंध व्यक्तियों को पत्र लिखता है। एक विभाग दूसरे विभाग को या एक विभाग किसी व्यक्ति को जो उसके कार्य से संबंधित है उसको पत्र लिखता है। इस प्रकार का जो पत्र व्यवहार है वो कार्यालय पत्र व्यवहार के अंतर्गत आता है। सरकारी कार्यालयों की ज़रूरत के हिसाब से ये पत्र कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ पत्र सिर्फ सूचना प्राप्त करने के लिए होते हैं, कुछ सूचना भेजने के लिए लिखे जाते हैं, कुछ पत्र जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है या बड़े अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको आदेश के रूप में भेजते हैं, कुछ पत्र अखबारों को प्रेस विज्ञप्ति के रूप में या फिर विभागीय गतिविधियों की जानकारी देने के लिए वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो हर श्रेणी के पत्र का एक विशिष्ट रूप होता है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम कार्यालय में जो इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ चुनिंदा जो पत्र जो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसे बताया आपको मैंने, सरकार के जो कार्य हैं वो फाइलों के माध्यम से संचालित होते हैं। सरकारी कार्यालयों की ज़रूरत के अनुसार ये पत्र कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ सूचना देने के लिए और कुछ अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देने के लिए या फिर किसी समाचार पत्र को सूचना देने के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने का प्रयास करते हैं सरकारी पत्र क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सरकारी पत्र क्या होते हैं। सरकारी पत्र के जो हैं ये पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, जैसा हम पढ़ रहे हैं अब। ये पत्र एक कार्यालय या एक विभाग या एक मंत्रालय दूसरे कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को लिखता है। पत्र के शीर्ष पर, टॉप पर कार्यालय, विभाग या मंत्रालय का नाम और पता लिखा जाता है। आजकल जो लेटर हेड का इस्तेमाल किया जाता है तो ऊपर लेटर हेड के जो उसमें ग्राफिकली डिजाइन लेटर हेड होते हैं, उसके नीचे पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या होती है और इससे पत्र का इस फाइल संख्या से क्या होता है, इससे पत्र का विषय, विभाग का नाम और समय उसका हमको पता चल जाता है। इसके बाद फाइल संख्या के आगे दाईं तरफ दिनांक लिखा होता है। इसके बाद प्रेषिती का नाम, पता और जो है जो प्रेषिती है जो जिसको पत्र प्राप्त करेगा वो प्राप्तकर्ता का नाम, पता और वो भी हम बाईं ओर लिखते हैं। और आजकल जो प्रति सेवा में का जो प्रयोग है वो धीरे धीरे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाप्ति की ओर अग्रसर है। तो बच्चों, इसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं कि ऐसे पत्र को लिखने के लिए हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले विषय जो शीर्षक है उसके अंतर्गत संक्षेप में पत्र का प्रयोजन या संदर्भ लिखा जाता है। सबसे पहले हमने ऊपर विभाग का नाम लिख दिया, उसके बाद फाइल संख्या, दिनांक लिख दिए, फिर प्राप्तकर्ता का नाम लिख दिया। इसके बाद आता है विषय। विषय में हम जिस पत्र के पत्र जिस भी प्रयोजन से है उसका संक्षिप्त विवरण हम उस विषय के अंतर्गत लिखते हैं। विषय के बाद बाईं तरफ जो है महोदय संबोधन लिखते हैं, महोदय, महोदया, मान्यवर। इसके बाद जो पत्र की जो भाषा है वो सहज और सरल होनी चाहिए ताकि आसानी से समझ में आ जाए। और सटीक अर्थ के लिए, प्रॉपर मीनिंग के लिए जो पारिभाषिक शब्दावली है जो उस कार्यालय से उसका हम इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जो प्रशासनिक शब्दावली है उसका प्रयोग करना चाहिए। पत्र के बाईं ओर प्रेषक का पता और तारीख दी जाती है, नीचे कौन लिख रहा है और किस डेट को लिख रहा है। और पत्र के अंत में भवदीय शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। और भवदीय के नीचे प्रेषक के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पत्र जो लिख रहा है उसका नाम और पद का नाम लिखा जाता है कि लिखने वाला किस पद का है और उसका नाम क्या है। बच्चों, जैसा इसने बताया है कि एक कार्यालय है
उसका जो कार्य है जो वो पद फाइलों के माध्यम से चल रहा है। जैसे ही कभी जो फाइल शर्मा जी से लाल जी, यादव जी और इस प्रकार होते हुए ये ऐसे चक्र ये चलता ही रहता है। बच्चों हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण सरकारी पत्र का। सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको, ऊपर ऊपर विभाग का नाम लिखा हुआ है, पता लिखा हुआ है, इसके बाद ये फाइल क्रमांक लिखा हुआ है, इसके बाद ये दिनांक लिखा हुआ है, इसके बाद जो प्रेषिती है, प्रेषिती जिसको प्राप्त करता है उसका पदनाम और एड्रेस लिखा हुआ है। जैसा बताया आपको, ये सेवा में का प्रयोग है, आजकल ये बहुत कम मात्रा में या नहीं के बराबर किया जा रहा है। इसके बाद विषय लिख दिया हमने, जो बताया आपको, इनके विषय के बाद महोदय लिख दिया। महोदय के बाद हमने पत्र का विवरण लिखा है। इस पत्र में हमने ये बताने का प्रयास किया है कि मोबाइल फ़ोन पर जो व्यय होता है उसकी जो निर्धारित सीमा है उसको बढ़ाने की रिक्वेस्ट की गई है। इसके माध्यम से ये जो महानिदेशक है उसको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बच्चों इसके बाद ये पत्र का आधा पार्ट है, हम दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, जिसमें अब इसके बाद यहाँ पे ये बता रहे हैं इसका जो कलेवर है, जो पत्र का कलेवर है वो इसमें लिख दिया है कि भाई किस प्रकार जो है उसमें वो क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हमने इसके बाद लास्ट में बताया आपको मैंने भवदीय है और लिखने वाले का जो नाम है और ये उसका पद नाम है और यहाँ बीच में उसके हस्ताक्षर हो जाते हैं। बच्चों जैसे इसने बताया है कि जो भाषा है इसकी वो अपने जो प्रशासनिक शब्दावली है उसके अनुरूप है और ऊपर ही ऊपर जो भेज रहा है उसका जो कार्यालय का नाम और पता सब कुछ इसके अंतर्गत दिया हुआ है। बच्चों एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण देखने का प्रयास करें। इसका एक पत्र लिखा गया है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने की ओर से सचिव, जो वित्त मंत्रालय का सेक्रेटरी है उसकी ओर से ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा गया है कि सूखा पीड़ितों की सहायता और अनुदान के लिए वो पत्र लिख रहे हैं। तो ऊपर ही ऊपर वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, ये उस कार्यालय का नाम आ गया। इसके बाद ये फाइल संख्या लिख दिया 35, जो ये फाइल है यहाँ पे लिख दिया। इसके सूखा राहत गृह इस तरह के और यहाँ दिनांक है। फिर इसके पत्र किसको दिया जा रहा है, प्राप्तकर्ता का ये एड्रेस है, इसमें विषय है महोदय। महोदय के बाद इन्होंने बताया है कि भाई आपके राज्य में जो सूखे से लोग जो मर रहे हैं या जो भूखे मर रहे हैं उनके लिए 200 करोड़ रुपए की ग्रांट अनुदान राशि सरकार भेज रही है। आप इस राशि को जो पीड़ित लोगों में बांटने की कृपा करें। इसके बाद भवदीय है, हस्ताक्षर है, यहाँ जो लिखने वाले का नाम है और उसका पद है। इसके बाद अब इसमें एक नई चीज़ है, इसमें संलग्नक अटैच्ड क्या है इस पत्र के साथ में 200 करोड़ रुपए जो भेज रहे हैं उसका डीडी डिमांड ड्राफ्ट वो भेज रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम एक जो सरकारी पत्र हैं वो हम लिख सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद आता है हमारा दूसरा जो इसका सेगमेंट है परिपत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है कि सर्कुलर का जो उद्देश्य है वो क्या होता है। जो सर्कुलर है जो परिपत्र, इसका ये होता है विचार सूचना आदि के लिए बहुत से जो संबंध लोग हैं, अटैच्ड लोग हैं उनसे, उनके लिए उनके पास भेजे जाने वाला ये एक ऐसा ऑफिशियल लेटर है जो विशिष्ट या संबंध पदाधिकारी जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए, मेंबर्स के लिए आदि को सूचना देने के लिए भेजा जा रहा है। इसे हम गश्ती चिट्ठी भी कहते हैं या सर्कुलर पत्र भी कहते हैं। उद्देश्य क्या है कि कोई डिसीजन ले लिया है, उस डिसीजन से सभी मेंबर्स को, सारे जो कंसर्न ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करने के लिए, सूचित करने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। पर जो इसके लिए हम जो ध्यान देने योग्य वाली बात क्या है कि ये पत्र तभी जारी होता है जब किसी बैठक में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है और उस निर्णय से सभी लोगों को जो उससे अटैच्ड हैं, कंसर्न हैं, उनको सूचित करना है। और दूसरा, ये पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों अथवा डिपार्टमेंट को बिना किसी संबोधन के, जो सबसे पहले हमने ऊपर देखा कि हम जो प्राप्तकर्ता का नाम और एड्रेस था, बिना उसको लिखे हुए इसको हम भेजते हैं। इसकी भाषा औपचारिक तथा आडंबर रहित होती है। इसमें कोई फॉर्मेलिटी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लेटर होता है जिससे हम सूचना मात्र देने का उद्देश्य इसका होता है। जैसे बच्चों ये एक पत्र लिखा गया है अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा,
उसके जो महानिदेशालय है उसके द्वारा, जनरल डायरेक्टर के द्वारा। यहाँ पत्रांक है, फाइल संख्या, यहाँ दिनांक है, इसके बाद परिपत्र लिख दिया है। फिर यहाँ विषय है किस संबंध में। जो आपने देखा पहला जो डीओ लेटर था सरकारी पत्र, उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इसको, जो महानिदेशालय को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी जो मंथली जो मोबाइल की सीमा, जो व्यय सीमा है उसको बढ़ाया जाए। तो इन्होंने इसमें कहा है कि इसके संबंध में इस दिनांक को एक इसी नंबर का, समसंख्यक मतलब इसी नंबर का एक पत्र जारी किया गया था। उस पत्र के माध्यम से 2,000 रुपये महीने की जो जो व्यय सीमा थी वो निर्धारित की गई थी। और आपके अनुरोध पर जो इन्होंने इस डिपार्टमेंट ने जो आपको पहले जो पत्र दिखाया उसके माध्यम से उन्होंने अनुरोध किया था इस सीमा पर पुनर्विचार करने का, तो पुनर्विचार किया गया, रीथिंक किया गया इस पर, और ये निर्णय लिया गया है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया गया है कि मुंबई का जो रीजनल ऑफिस है, क्षेत्रीय कार्यालय है, उसके लिए व्यय सीमा 2,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये की जा रही है, और बाकी जो इसके पहले वाले जो नियम कानून है वो सेम टू सेम रहेंगे। तो ये इस प्रकार ये जो महानिदेशालय जिसके महानिदेशक हैं गुरफान अहमद जी के माध्यम के द्वारा ये पत्र भेजा गया है। तो ये परिपत्र है, इससे सूचित किया गया है। तो यहाँ किसी का एड्रेस नहीं है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है कि हम सबके लिए ये बता दें कि मुंबई कार्यालय जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसकी मोबाइल की व्यय सीमा बढ़ा दी गई है। बच्चों इसके बाद आप देखने का प्रयास करें, एक और इसमें एक सर्कुलर लेटर है जो हरियाणा सरकार के जो लोग थे जिन्होंने शिक्षा विभाग के उन्होंने हड़ताल की हुई है किसी अपनी मांगों के कारण। तो वहाँ जो उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट है हरियाणा सरकार का, वो सभी के लिए जो शिक्षक हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनसे लिंक सबके लिए एक परिपत्र उन्होंने संचालित किया है। फाइल क्रमांक हो गया यहाँ पे, यहाँ दिनांक हो गया। इसके बाद विषय है कि गैर कानूनी हड़ताल के संदर्भ में कि इन्होंने जो अध्यापकों ने जो हड़ताल किया, प्राध्यापकों ने, लेक्चरर ने, वो हड़ताल गैर कानूनी है, कानून के खिलाफ है। तो उन्होंने देखो यहाँ पे कोई संबोधन नहीं है, यहाँ कोई महोदय नहीं है, डायरेक्ट लेटर लिखा गया है कि हरियाणा शिक्षा विभाग के प्राध्यापक पिछले 10 दिन से हड़ताल पर हैं। उन्हें सूचित किया जाता है कि उनकी यह हड़ताल गैरकानूनी घोषित कर दी गई है। किसके द्वारा? ये शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार पंचकूला के द्वारा। उन प्राध्यापकों को राय दी जाती है कि वे दिनांक इतने तक अपने अपने कार्यालयों में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें, ड्यूटी ज्वाइन कर लें, अन्यथा उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। और ये भेजने वाले हैं, इनका नाम है ये बच्चों, ये क ख क्यों लिखा गया है? ताकि जो परीक्षा की जो गोपनीयता है वो बनी रहे, इसलिए फिक्टिशियस नाम इसमें लिखा गया है। डेजिग्नेशन इसका सचिव शिक्षा विभाग, और इसकी कॉपी किसको की गई है? प्रति मतलब कॉपी। जो डिस्ट्रीब्यूशन किसको किया गया है? समस्त कार्यालयों को किया गया है। समस्त प्राध्यापक की जो यूनियन बनाई गई हैं जो एम्प्लॉयज़ की, उनको किया गया है, और प्रमुख समाचार पत्रों को ये दिया गया है ताकि ये परिपत्र के माध्यम से सभी लोग ये जानकारी प्राप्त कर सकें। बच्चों अगला जो हमारा इसमें बिंदु आता है वो है अनुस्मारक अथवा स्मरण पत्र, जिसको हम रिमाइंडर के नाम से जानते हैं। अब रिमाइंडर क्या है कि आपने किसी कार्यालय ने कोई रिक्वेस्ट की थी और किसी डिपार्टमेंट को, और उस डिपार्टमेंट ने उस रिक्वेस्ट पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है, तो वो अपने उस रिक्वेस्ट के जो पहले की गई है उसके याद दिलाने के लिए, स्मरण दिलाने के लिए ये पत्र लिख रहे हैं कि भाई हमने इस प्रकार से आपको पिछला पत्र लिखा था जिस पे आपने जवाब नहीं दिया है, तो आप इसका जवाब हमको देना सुनिश्चित करें। तो बच्चों इस तरह से उनको इस एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को ये याद दिलाया जा रहा है। तो बच्चों इसमें हम बात करें कि जब किसी सरकारी विभाग से पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता है, तो याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम अनुस्मारक पत्र या स्मरण पत्र भी कहते हैं। बच्चों इसको लिखने के लिए हमारे पास कौन कौन सी बातें हैं ध्यान देने योग्य कि इनका प्रारूप सरकारी पत्र की तरह ही होता है, जो हमने फर्स्ट लेटर देखा था, डीओ लेटर जो था, परंतु इनका आकार बहुत छोटा होता है। दूसरा, अनुस्मारक के शुरू में पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है, उसके कलेवर में जो उसकी बॉडी है पत्र की, संबोधन जो हमने ऊपर लिखते हैं जिसका प्राप्तकर्ता, इसके बाद विषय है जो नीचे उसका बीच में बॉडी, उसको हम पत्र का कलेवर बोलते हैं। तो उसमें हम उसको पहले के पत्र का रेफरेंस देते हैं, भाई हम इस पत्र के माध्यम से हमने आपको रिक्वेस्ट की थी।
और यदि हमको एक बार के याद दिलाने से जवाब नहीं मिलता है तो एक से अधिक हम अनुस्मारक या रिमाइंडर लेटर भेजते हैं और उस पर हम नंबर डालते रहते हैं, अनुस्मारक 1, अनुस्मारक 2, अनुस्मारक 3, इस तरह से संख्या आगे बढ़ती जाती है। बच्चों एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये सेम जो डिपार्टमेंट है अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, वो लेटर लिख रहा है, इसका रीजनल ऑफिस है मुंबई में, पत्र क्रमांक ये है और डेट ये है। अब यहाँ पे वापस किसको पत्र लिखा जा रहा है, ये प्राप्तकर्ता का एड्रेस है, इसको हम संबोधन पार्ट बोल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद विषय आ गया कि मोबाइल फ़ोन पर होने वाली व्यय के लिए निर्धारित सीमा। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि हमने इस विषय पर इस कार्यालय से 15 मार्च 2005 को एक पत्र भेजा गया था। इस डिपार्टमेंट से इन निदेशक जी को एक पत्र भेजा गया था, किस तारीख को, 15 मार्च को। अब ये दूसरा लेटर कब भेजा गया जा रहा है, 26 अप्रैल को, मतलब लगभग 1.5 महीने बाद। निवेदन है कि मोबाइल की मासिक व्यय सीमा को बढ़ाने संबंधी इस कार्यालय के अनुरोध पर विचार कर कृपया आवश्यक स्वीकृति जारी की जाए। उन्होंने एक बार लेटर लिखा कि आप हमारी जो मंथली जो लिमिट है उसकी एक्सपेंडिचर की, खर्च करने की, उसको बढ़ाया जाए। तो उन्होंने इनके लेटर लिख रहे हैं ये जो महानिदेशक है जनरल सेक्रेटरी को, जनरल सेक्रेटरी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। पत्र लिखने वाला कौन है, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति जो संस्थान है उसका डायरेक्टर राकेश कुमार जी पत्र लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं, ये जनरल डायरेक्टर हैं, अखिल भारतीय संस्कृत संस्थान है, वो इनका जो हेडक्वार्टर है तिलक मार्ग नई दिल्ली पर, उनको पत्र लिख रहे हैं। और उन्होंने पहले पत्र लिखा, उसका जवाब प्राप्त नहीं हुआ, तो इनको पुनः पत्र लिखना पड़ रहा है। और समापन में बच्चों इस प्रकार के में भवदीय लिखा जा रहा है। ठीक है बच्चों, एक और हम इसको जरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के कुल सचिव की तरफ से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उसको जो ग्रांट करता है उनको पैसा को छठे वेतन जो मान है, 6th पे कमीशन है, उसके संदर्भ में एक रिमाइंडर लेटर लिख रहे हैं। यहाँ पत्र क्रमांक हो गया, इसके बाद यहाँ दिनांक हो गया, यहाँ ये जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका जो है पदनाम और एड्रेस हो गया। विषय है छठे वेतनमान के संदर्भ में। उपयुक्त विषय पर हम आपका ध्यान अपने पत्र क्रमांक UGC इतने इतने दिनांक इतने के संदर्भ में आकर्षित करना चाहते हैं। इस डिपार्टमेंट में पहले इनको एक पत्र जो लिखा है वो इस 5 जून को ये लिखा है, लेकिन इन्होंने अभी तक इस पे 15 अक्टूबर तक इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। कृपया इस संदर्भ में दिशा निर्देश शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें ताकि नए वेतनमान सही तरीके से लागू किए जा सके। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कौन है ये, भवदी है, कौन है लिखने वाला, ये कुल सचिव हैं, इनका नाम खगा कुमार है, और ये पत्र लिख रहे हैं जो सेक्रेटरी है UGC को ये पत्र लिखा जा रहा है। बच्चों इसके बाद जो इसका एक और आता है कि जो है कार्यालय पत्र की, जो कार्यालय पत्र क्या होता है, जो कार्यालय आदेश क्या होते हैं, ऑफिस ऑर्डर। ये ऑफिस ऑर्डर क्या है कि एक ऑफिस अपने जो कर्मचारी हैं उनको कोई ऑर्डर दे रहा है, तो ये जो इस प्रकार के जो पत्र हैं विद इन द सेम ऑफिस काम करते हैं। एक ऑफिस के अंदर ये जो लेटर इस प्रकार के काम करते हैं। जो लेटर थे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को जा रहे थे, लेकिन यहाँ जो ये लेटर है एक डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को या फिर एक विभाग के कर्मचारियों को अब जो है विद इन द जो डिपार्टमेंट है ये वहाँ के लिए एक आदेश दिया जा रहा है। क्या है इसमें कि कार्यालय आदेश का प्रयोग आंतरिक प्रशासन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर ही के संदर्भ में होता है। इसमें कर्मचारियों का ट्रांसफ़र है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है, या फिर उन्हें कोई वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया जा रहा है, इस प्रकार की सूचना उनको देनी होती है। बच्चों इसको लिखने के लिए हमारे पास जो मुख्य पॉइंट क्या है कि कार्यालय आदेश में संबोधन एड्रेस जो ऊपर हम जिसको हम सेवा में वगैरह लिख रहे थे वो नहीं होता, और ना ही इसमें कोई आभार जताया जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लेटर होते हैं, परिपत्र की तरह होते हैं, बस थोड़े से ये जुदा हैं। इसकी भाषा सहज, सरल और औपचारिक होती है। ये परिपत्र से अलग क्यों है कि परिपत्र जो होता है वो सभी के लिए होता है, जनरल होता है, लेकिन यहाँ जो ये कार्यालय आदेश हैं ये जो विभाग के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे संबंधित ये पत्र है। तो इस प्रकार के पत्र में पत्र संख्या भी होती है।
कार्यालय का नाम भी होता है, पता भी होता है और डेट भी होती है। पत्र के अंत में जो ये पत्र लिख रहा है, जो इस पत्र को भेज रहा है, उस अधिकारी के हस्ताक्षर, उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन, पद का नाम लिखा होता है। और आदेश की प्रतिलिपि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस किस को दी जा रही है, वो किस किस व्यक्तियों को और किन किन डिपार्टमेंट को दी जा रही है, उनका भी इसमें डिस्क्रिप्शन या विवरण होता है। बच्चों एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU जो है रोहतक की ओर से 2 व्यक्तियों को क्लर्क के पद पर नियुक्ति के संबंध में ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक ने एक आदेश जारी किया है। अब इसमें यहाँ फाइल क्रमांक है, यहाँ दिनांक है, लेकिन कोई संबोधन नहीं है, सीधा कार्यालय आदेश, जैसा कि परिपत्र में यहाँ परिपत्र लिखा होता था। विषय है, यहाँ भी विषय लिखा हुआ है कि क्लर्क पद पर नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों को परीक्षा अनुभाग में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क के पद पर निर्धारित वेतनमान रुपये इतने से इतने पर स्वीकृत पदों पर जो भत्तों पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। संबंधित व्यक्ति दिनांक इतने तक अपना कार्यभार संभाल ले, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जाएगी। 2 लोग हैं, ये कौन कौन है? मनोज कुमार पुत्र श्री तारा सिंह और अंजय शर्मा पुत्र श्री दीनानाथ शर्मा। इनके लिए ये आदेश जारी किया गया है। और इसको आदेश जारी करने वाले जो कुल सचिव हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, इसमें इसके ऊपर इसका नाम भी लिखा जा सकता है और यहाँ इसके हस्ताक्षर हैं। और इसकी जो कॉपी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉपी किस किस को भेजी गई है? मनोज कुमार जी को, अजय शर्मा जी को, इसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल जो शाखा है इस डिपार्टमेंट की MDS यूनिवर्सिटी की, उसको, अकाउंट डिपार्टमेंट को, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को, ये और ये कुल सचिव को इस प्रकार इन सब की सूचना दी गई है। तो ये आदेश है कार्यालय आदेश। बच्चों इसके बाद आता है इसमें अगला टॉपिक है टिप्पणी, जिसको हम बोलते हैं नोटिंग। नोटिंग क्या है कि एक डिपार्टमेंट के अंतर्गत जब फाइलों पे कार्य हो रहा है, तो फाइलों पे कार्य है, जो जैसे आपको बताया कि डिपार्टमेंट का कार्य फाइलों के माध्यम से चलता है, तो एक टेबल से दूसरे टेबल तक जब फाइल पहुंचती है तो उसका जो संबंधित कर्मचारी उस पर कोई ना कोई नोट डालता है, वो जो नोटिंग है उसी को हम टिप्पणी के नाम से जानते हैं। और उस टिप्पणी के माध्यम से ये पता चलता है कि उस जो संबंधित व्यक्ति का उस जो पत्र के संबंध में क्या विचार है, और ये टिप्पणी बाद में जो संबंधित अधिकारी तक प्रस्तुत की जाती है और उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाता है। तो बच्चों जैसे बताया आपको, मैं सरकारी कार्य है, और सरकारी कार्य है मौखिक रूप से नहीं चल सकता कि मैंने भाई इस तरह कह दिया था, इसका कोई प्रमाण होना चाहिए। तो यहाँ ये टिप्पणी बहुत कार्य करती है। बच्चों किसी भी विचाराधीन पत्र, विचाराधीन जिस पत्र का जो पत्र विचार के लिए किसी विभाग में लाया गया है, इस पर निर्णय होना है, और या फिर कोई टॉपिक इस प्रकार जिस पर कोई निर्णय लेना है, उसको निपटाने के लिए, उसका हल निकालने के लिए उस पर जो राय, विचार, मंतव्य अथवा आदेश या निर्देश दिया जाता है वह टिप्पणी कहलाती है। टिप्पणी शब्द है वो अंग्रेजी के नोटिंग शब्द के अर्थ में है, और टिप्पणी लिखने की जो प्रक्रिया है उसको हम टिप्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टिप्पण या नोटिंग कहते हैं। और ये जो इसको जो कार्य है इसको टिप्पणी कहते हैं। बच्चों टिप्पणी लिखने की हमको आवश्यक कौन कौन सी बात है जिन पर हम ध्यान दें? तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि टिप्पणी का जो उद्देश्य है वो उन तथ्यों को, डाटा को, फैक्ट्स को स्पष्ट और तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत करना है। लॉजिकली टिप्पणी लिख रहे हो उसका कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए जिन पर निर्णय होना है, और वो चीज़ आपकी टेबल पर आई है कि आपको उस पर अपने विचार लिखें, तो उसको जो विचार आप लिख रहे हो वो लॉजिकल होने चाहिए, बेसिर पैर की बातें नहीं लिखनी है। साथ ही उन बातों की ओर भी संकेत करना है जिनके आधार पर उक्त निर्णय संभवतः लिया जा सकता है। कि आप ये सोच रहे हैं तो ये बात क्यों सोच रहे हैं, इसका क्या रेफरेंस है, क्या आधार है, उसका भी आपको वर्णन देना है। टिप्पणी का उद्देश्य है मामलों को नियम के अनुसार निपटाना नहीं, नियम के अनुसार, जो डिपार्टमेंट का नियम कह रहा है उसके अनुसार उसको निपटाना। टिप्पणी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक सहायक स्तर पर टिप्पणी और एक अधिकारी स्तर पर टिप्पणी। तो बच्चों फाइल आई कार्यालय में, तो कार्यालय का जो ऑफिस असिस्टेंट है, कार्यालय सहायक है, पहले उसने लेटर पढ़े, और लेटर पढ़ने के बाद में उस पर जो ऑफिसर ने कहा भाई आप इसको आप देखिए कि क्या इस पर कार्रवाई कर सकते हैं,
तो उस सहायक ने अपने जो विचार हैं उस पर लिख दिए और उसको जो अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया। जो अधिकारी उस पर डिसीजन लेगा, फाइनल डिसीजन। बाद में वो अधिकारी है वो इस सहायक की टिप्पणी से, सहायक की राय से सहमत भी हो सकता है और असहमत भी हो सकता है। अगर सहमत है तो उस पर वो साइन कर देगा कि ठीक है मैं आपकी बात सहमत हूँ, और सहमत नहीं है तो उसको भाई करेक्शन के लिए बोलेगा, लेकिन उस पर अपने विचार लिखेगा कि भाई आपने जो टिप्पणी की है इसमें इतना सही है और मेरा मेरा विचार ये है। इसके बाद सम्मिलित रूप से डिसीजन लिया जाएगा और फिर उस मामले को निपटाया जाएगा। बच्चों इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि कार्यालय में टिप्पण का कार्य अधिकतर सहायक स्तर पर होता है, ऑफिस स्टाफ करता है। इसे आरंभिक टिप्पणी या मुख्य टिप्पण कहते हैं। यही मुख्य टिप्पण है, क्योंकि अधिकारी तो सिर्फ जो है उसको और भी अन्य कार्य होते हैं, तो हस्ताक्षर करने के लिए फाइनल डिसीजन जो है वो डीपली या नियम कानूनों को सब कुछ देखने का कार्य सहायक का होता है। वो सबको देखने के बाद उस पर अपनी टिप्पणी लिख रहा है। इसके बाद अधिकारी है वो देखता है कि जो टिप्पणी लिखी है ये नियम के अनुसार है या नहीं है। तो ज़्यादातर कार्य वो सहायक स्तर पर हो रहा है, इसलिए इसको मुख्य टिप्पणी कहते हैं। इसमें सहायक विचाराधीन मामले का संक्षिप्त ब्यौरा देता है, डिस्क्रिप्शन, कि भाई ये बात है इसलिए पत्र आया गया है, और उसकी फिर विवेचना करता है, एनालिसिस करता है। इस प्रकार के टिप्पण में सबसे पहले मूल पत्र या आवती, आवती मतलब जो लेटर आपको किसी डिपार्टमेंट से आया है जिस पे उन्होंने कोई रिक्वेस्ट की है और उस रिक्वेस्ट पर आपको डिसीजन लेना है, तो उस आवती का जो विवरण का जो जिस्ट देते भाई इन्होंने ये रिक्वेस्ट की है और इस पर मेरा मंतव्य ये है। फिर निहित प्रस्ताव की व्याख्या की जाती है, उन्होंने कौन सा प्रस्ताव दिया है, और संबंधित नियमों का हवाला देते हुए अपनी राय दी जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे इसको बच्चों आगे। और भी इसमें एक बात और है कि टिप्पणी लिखने के बाद जो सहायक अधिकारी है वो दाहिनी ओर राइट साइड में अपने हस्ताक्षर करता है और उसे अपने अधिकारी के समक्ष, पहले टिप्पणी लिखी मुख्य टिप्पणी, आरंभिक टिप्पणी सहायक स्तर पर लिखी गई है, अब उसे अधिकारी स्तर पर भेजा जा रहा है। जिस अधिकारी को प्रस्तुत किया जा रहा है उसका पदनाम वहाँ बाईं ओर लिखा जाता है। दाईं ओर जिसने टिप्पणी लिखी है उसका नाम है, इसके बाद बाईं ओर उसको लिखा जा रहा है। टिप्पणी लिखने से पूर्व सहायक के लिए जो है संबंधित विषय को समझना बहुत आवश्यक है। अगर वो समझ नहीं पाएगा तो अपनी राय व्यक्त नहीं कर पाएगा। टिप्पणी अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें आप असली मुद्दे पर अधिक बल देना चाहिए, भाई ये प्रॉब्लम ये है और इसका सॉल्यूशन ये है। इसके बाद बच्चों हम बात करें कि टिप्पणी संक्षिप्त होनी चाहिए, ब्रीफ, विषय संगत होनी चाहिए, विषय के अनुरूप है, तर्क संगत लॉजिकल होनी चाहिए और क्रमबद्ध होनी चाहिए सीरियल ऑर्डर में। टिप्पणीकार को अपने विचार संतुलित और शिष्ट भाषा में देने चाहिए। अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल सरकारी कार्यालयों में वर्जित होता है। इसमें व्यक्तिगत आक्षेप, कोई आरोप लगाना, उपदेश देना या फिर कोई पूर्वाग्रह, कोई प्रेजुडिस हैं, आप कोई उसके किसी डिपार्टमेंट से आपके कोई मन मुटाव है, तो इस प्रकार की बातों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होता है। टिप्पणी सदैव जो अन्य पुरुष थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। बच्चों इसके बाद हम देखें एक एग्जाम्पल। ये जो पत्र जो लिखा गया है इस पत्र के संबंध में जो एक टिप्पणी है उसका मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये अखिल भारतीय साहित्य संस्कृत संस्थान जो हमारा पहला लेटर था, उन्होंने लेटर लिखा था ये महानिदेशक जी को, जो हमने अब स्टार्टिंग में जो लेटर पढ़ा था इसका पहला पार्ट लिया है मैंने, कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, ये जो इसके जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने जनरल डायरेक्टर जो हेडक्वार्टर को रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी जो मोबाइल की जो एक्सपेंडिचर लिमिट है 2000 रुपये पर मंथ उसको बढ़ाया जाए। अब ये जो लेटर है इन्होंने लिखा इनको, अब इनके ऑफिस में जो सहायक स्तर पर पहुंचता है और उस सहायक स्तर पर अब वो क्या कार्रवाई होती है। अब देखिए कि वहाँ पर जो ये सेक्शन ऑफिसर हैं इनके लिए ये जो टिप्पणी लिखे ज्ञान प्रकाश जी ने लिखी है, क्या कह रहे हैं वो, यह टिप्पणी मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक के उस पत्र से संबंधित है जिसकी फाइल संख्या ये है और दिनांक 15 मार्च को ये भेजी गई है। पत्र में निदेशक जी ने मोबाइल फ़ोन के मासिक व्यय पर लगाई गई सीमा को 2000 से 6000 रुपये तक बढ़ाए जाने का इन्होंने रिक्वेस्ट की है। इस संदर्भ में महानिदेशालय जो हेडक्वार्टर है उसके द्वारा 23 नवंबर 2004 को जारी परिपत्र पर ध्यान देना आवश्यक है,
जो इस फाइल की पृष्ठ संख्या 12 पर है। क्या लिखा गया है? इस परिपत्र में खर्च की सीमा 2000 रुपये जो फिक्स की गई है। किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार की छूट का कोई प्रावधान नहीं है, नियम नहीं है। ये सहायक जी कह रहे हैं इस बात को। इस सिलसिले में कृपया इस फाइल में इसी विषय पर पहले की गई टिप्पणी को देखें जो पृष्ठ संख्या 8/टिप्पण पर है। टिप्पणी को पढ़ने से स्पष्ट है कि खर्च की सीमा का निर्धारण सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सोच समझकर लिया गया है। जो उन्होंने 2000 रुपये फिक्स किए वो बहुत सोच समझकर किया गया है। यह भी विचारणीय है कि खर्च की सीमा बोर्ड की स्वीकृति से निर्धारित हुई है और बिना बोर्ड की अनुमति से कि इसमें किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। तो ये जो जनरल डायरेक्टर साहब का जो ऑफिस है, उन्होंने ये उनके जो असिस्टेंट हैं उन्होंने ये टिप्पणी जो लिखी है और किसके विचारार्थ विचारणी जो सेक्शन ऑफिसर हैं उनके लिए ये टिप्पणी लिख करके पेश की है। बच्चों इसके बाद आती है, इन्होंने टिप्पणी लिख दी, अब आती है आनुषंगिक टिप्पणी कि इन्होंने टिप्पणी कर दी सहायक स्तर पर। अब इसके बाद जो अधिकारी जो निर्णय ले रहा है वो टिप्पणी कर रहा है उसको हम आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं। जैसे सहायक आरंभिक या मुख्य टिप्पणी को जब संबंधित अधिकारी के पास भेजता है तो वह अधिकारी टिप्पणी पढ़ लेने के बाद नीचे मंतव्य लिखता है अपना कि भाई आपकी टिप्पणी से सहमत हूँ या नहीं हूँ। इसे हम आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं और यह क्रिया आनुषंगिक टिप्पण कहलाती है। मतलब जो सहायक ने टिप्पणी की उस पर अब अधिकारी जो टिप्पणी कर रहा है उसको हम आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर अधिकारी जो अपने अधीनस्थ जो सहायक है उसकी टिप्पणी से पूरी तरह सहमत है तो इस प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं होती है, वो टिप्पणी नहीं करेगा, सिर्फ साइन कर देगा उस पे लेटर पे, ठीक है। तो वो है वो उसके सिर्फ साइन कर देगा और अधिकारी अपने जो सहायक की अधीनस्थ की सबऑर्डिनेट की टिप्पणी से पूरी तरह सहमत तो है मगर उसे और सशक्त और तर्कसंगत बनाने के लिए अपनी ओर से कुछ जोड़ना चाहता है तो वह अपना मंतव्य अपनी जो राय है उस आनुषंगिक टिप्पणी के माध्यम से व्यक्त कर देगा। सहमत तो है लेकिन उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। इसके बाद यदि अधिकारी अगर पूर्णतः असहमत है, उसे एग्री नहीं कर रहा है और आंशिक रूप से सहमत है तो वह अपने तर्क और कारणों के साथ अपनी आनुषंगिक टिप्पणी करता है कि अपने लॉजिक तभी आपने टिप्पणी की है ये इसलिए सही नहीं है, इसलिए इसमें ये सुधार किया जाए। अधिकारी को जो अधीनस्थों की टिप्पणी है उसको काटने का, बदलने का, हटाने का कोई अधिकार नहीं है। वह केवल उस पर अपनी आनुषंगिक टिप्पणी के माध्यम से अपनी सहमति, आंशिक सहमति, पार्शियल जो एग्री है और या फिर डिसएग्री है वो लिखना होता है। आनुषंगिक टिप्पणी प्राय संक्षिप्त होती है, बहुत ब्रीफ होती है, लेकिन असहमति की स्थिति में कई बार जो टिप्पणी है बड़ी भी हो सकती है। बच्चों ये टिप्पणी और आनुषंगिक टिप्पणी के बाद सहायक स्तर ने टिप्पणी लिखी और इसके बाद जो ऑफिसर ने आनुषंगिक टिप्पणी लिख दी। इसके बाद दोनों टिप्पणी के बाद जो है उसका एक डीओ लेटर जारी होता है जो डिपार्टमेंट को हमने स्टार्टिंग में भेजा गया था और उस पर साइन करता है अधिकारी, भाई ये निर्णय लिया गया है और आप इस प्रकार कर सकते हैं। जैसा उन्होंने 2000 को 6000 बढ़ाने पे रिक्वेस्ट की थी और इन्होंने टिप्पणी की भाई ये अलाउ नहीं है। बाद में इन्होंने आनुषंगिक टिप्पणी की होगी भाई इस प्रकार किया सकता है और अल्टीमेटली इन्होंने डी ऑर्डर जारी कर दिया कि आप सिर्फ रीजनल ऑफिस मुंबई के लिए 6000 रुपये जारी की जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो बढ़ाई जाती है। जैसे बच्चों जो उसमें वो पहले वाला लेटर था कि जो इन्होंने जो टिप्पणी की थी कि मैं ऊपर लिखी टिप्पणी से सहमत हूँ, साथ ही इस ओर भी ध्यान देना चाहता हूँ कि मुंबई कार्यालय के निदेशक पिछले 6 महीने से निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करते रहे हैं जो परिपत्र का उल्लंघन है। चूँकि परिपत्र में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है अतः अतिरिक्त राशि निदेशक द्वारा देय होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि भाई आप ये जो डायरेक्टर साहब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सही नहीं है, एज पर लॉ ठीक नहीं है कानून के हिसाब से डिपार्टमेंट के, और आप जो एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं वो आपको इसे अपने वेतन से भरना होगा। ये सेक्शन ऑफिसर ने टिप्पणी की है और इसको किसको विचारार्थ प्रस्तुत किया है, ये जनरल डायरेक्टर जो डिप्टी डायरेक्टर है उनको ये टिप्पणी प्रस्तुत की है। बाद में ये इस पर जो डिप्टी डायरेक्टर है वो इस पर टिप्पणी करेगा और अल्टीमेटली एक प्रोसेस के माध्यम से कोई डिसीजन होगा और डिसीजन जब लिया जाएगा तो फिर एक डीओ लेटर सरकारी आदेश जो सरकारी पत्र है वो जारी किया जाएगा, चाहे वो सरकारी पत्र के माध्यम से हो चाहे वो परिपत्र के माध्यम से हो। बच्चों एक और इसमें अर्ध सरकारी पत्र होते हैं।
अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं? अर्ध सरकारी पत्र में थोड़ी बहुत अनौपचारिकता होती है, इनफॉर्मेलिटी होती है। इसमें मैत्री भाव होता है, जब एक डिपार्टमेंट का जो अधिकारी दूसरे डिपार्टमेंट से व्यक्तिगत रूप से संबंधित होता है, जान पहचान होती है, तो इस प्रकार के पत्रों का ले लिखे जाते हैं। ये पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाले अधिकारी के किसी दूसरे संबंधित अधिकारी से अपने व्यक्तिगत संबंध होते हैं, और यह पत्र उस समय लिखा जाता है जब किसी खास मसले पर संबंधित अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित करना जरूरी है और उसका व्यक्तिगत परामर्श एडवाइस लेना जरूरी है। बच्चों, इसके लिए क्या है, अर्ध सरकारी पत्र है सामान्यतः जो उसमें ऊपर कार्यालय का लेटर हेड होता है, ऑफिस का एड्रेस है। इसमें बाईं ओर शीर्ष पर जो प्रेषक है उसका नाम होता है पत्र भेजने वाले का। इसके नीचे उसका पदनाम होता है और पत्र के आरंभ में इसमें ज़्यादातर जो है जो प्रेषक का नाम है ऊपर, और इसके बाद नीचे पत्र के आरंभ में प्राय प्रिय श्री नाम होता है, क्योंकि ये थोड़ी इन्फॉर्मेलिटी है इसके अंदर आ गई। प्रिय का हमने इस्तेमाल कर लिया, प्रियवर का इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद पत्र के अंत में अधोलेख में नीचे लिखे में दाईं ओर भवदीय के स्थान पर सिर्फ आप। अब यहाँ भवदीय है ये फॉर्मेलिटी है और आपका है इनफॉर्मेलिटी है। और पत्र के जो अंत में संबंध अधिकारी का नाम, पदनाम और पूर्ण पता दिया जाता है। बच्चों, एग्जाम्पल के माध्यम से देखें हम कि अखिल भारतीय साहित्य जो संस्थान का ऑफिस है, महानिदेशालय, ये पत्र लिख रहे हैं। कौन है ये जो महानिदेशालय हैं? ये गुरफान अहमद जी पत्र लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? निदेशक राकेश कुमार ये जो हैं इनको लिख रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे फाइल क्रमांक है और एड्रेस है। इसके बाद ये जो गुरफान अहमद जी जो लिख रहे हैं उनका जो नाम और डेजिग्नेशन है। और किनको लिख रहे हैं? राकेश कुमार जी को। तो यहाँ राकेश कुमार जी का डेजिग्नेशन नहीं लिखा हुआ, उनको डायरेक्ट प्रिय श्री कुमार के नाम से संबोधित किया गया है और इनका पूरा डेजिग्नेशन ये नीचे लिखा गया है। ठीक है बच्चों, तो इसमें बोले कृपया 15 मार्च 2005 को और जो आपने पत्र भेजे हैं उन पत्रों का स्मरण करें जो उन्होंने, और जो फ़ोन पर जो एक्सपेंडिचर लिमिट उसको बढ़ाने के संबंध में है और आपके अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है। चूँकि व्यय सीमा में बढ़ोतरी के लिए बोर्ड की अनुमति आवश्यक है, तो हम इसमें इस टॉपिक को, इस विषय को अगली बोर्ड की बैठक में लेंगे और जैसे ही कोई निर्णय होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये जो पत्र लिख रहे हैं गुरफान अहमद जी लिख रहे हैं, ये इनको लिख रहे हैं। और ये थोड़ी सी इसमें अर्ध सरकारी पत्र क्यों है कि इसमें इन्फॉर्मेलिटी थोड़ी सी मिली हुई है। बच्चों, जिसमें एक एग्जाम्पल है एक और कि मुख्य अभियंता चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, सार्वजनिक निर्माण विभाग रोहतक की ओर से एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो दूरसंचार विभाग को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखा गया है, जिसमें अंडरग्राउंड केबल जो हैं जो लाइन बिछाई है उसके सड़कों किनारे जो खोदे खाइयों को, जो गड्ढे खोद दिए उनको बंद करने का रिक्वेस्ट किया गया है। जैसे इसमें लिखा गया है, ये डिपार्टमेंट का नाम हो गया ऊपर, यहाँ क्या नाम से इसका पत्र क्रमांक हो गया और यहाँ पे डेट हो गया। इसके बाद लिख कौन रहा है? एबैस चौधरी मुख्य अभियंता लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? ये काखा गगे जो है, ये काखा गगे एड्रेस की, ये काखा गगे कौन है? ये हैं। और ये कौन है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं दूरसंचार विभाग रोहतक के। तो यहाँ पे इनका जो प्राप्तकर्ता का कोई एड्रेस नहीं है, यहाँ पे जो भेज रहा है उसका एड्रेस है। ठीक है, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर की तरह है थोड़ा सा इसमें। और यहाँ डायरेक्ट उसको प्रिय के माध्यम से संबोधित किया गया है कि आपके विभाग में लगभग 3 माह पहले कॉलोनियों में अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिए सड़कों के जो किनारों पर 2 से 3 फुट गहरे गड्ढे खोद दिए थे, खाइयाँ खोद दी गई थी और ये कार्य लगभग 1 माह पहले समाप्त हो चुका है, परंतु अभी तक इन जो खाइयों को बंद नहीं किया गया है। अब चूँकि बरसात आने वाली है तो पानी भरने से इन गड्ढों में मच्छर पनपेंगे और कोई एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको शीघ्र बंद करें। तो ये पर्सनल लेवल पर ध्यान देने के लिए लेटर लिखे गए हैं, इसलिए इनको अर्ध सरकारी पत्रों की जो है संज्ञा दी गई है। बच्चों, उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको कार्यालय पत्र हैं उसके जो 2-4 आपको विषय बिंदु लिए हैं, जैसा कि परिपत्र है, सरकारी पत्र है, टिप्पणी हैं, आनुषंगिक टिप्पणी हैं, अनुस्मारक हैं, अर्ध सरकारी पत्र हैं, इनके जो प्रारूप हैं और इसका वर्णन आपको समझ में आया होगा। बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो उपयोगी होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बच्चों, अगले वीडियो के माध्यम से हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बारे में बात करेंगे।
एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।